देखा जो डेडिकेशन ललक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑनलाइन मैंने कोचिंग बताई, जो बच्चे ने यहाँ जो है कोचिंग ली है ऑनलाइन, वो घर पे बैठ के माँ बाप के भी पैसे बचाए, समाज के पैसे बचाए, प्रदूषण से बचाया। आने जाने में जो व्हीकल, अगर आपने इंटरनेट से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया तो उसकी पोजीशन जज भांप जाएंगे कि ये इंटरनेट से कॉपी है। कब होता है? रिसर्च होती है, पीएचडी होती है, डिग्री मिलती है। कब मिलती है? जब आप लीक से हटके करते हैं काम। आप लीक से हटके करते हैं तो शुभम ने भी वही लीक से हटके क्या किया? शुभम ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मान लेते हैं मुगल काल है, हिस्ट्री का मुगल काल ले लीजिए, वो 6वीं में भी है, वो 7वीं में भी है, वो 8वीं में भी है। वो शुभम ने उसकी पीडीएफ को उसमें वर्ड में कन्वर्ट करके एक जगह इकट्ठा कर लिया, 6वीं का भी, 7वीं का भी, 8वीं का भी। और क्लिक करते ही देख ले उसकी पढ़ाई। अगर वो किताबों से करता तो 4 घंटे की जगह इसको कितना लगे? बाद में 1 घंटा ही लगा। तो इस तरह से पढ़ाई की ताकि ज्यादा समझ आए, कंटेंट सारे इकट्ठे हो जाएं। डिजिटल नोट्स बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं? डिजिटल नोट्स। आपने डिजिटल नोट्स बनाए और उनकी मदद से पहले ही चांस में एचसीएस क्लियर हुआ, और अब आईएएस का देना चाहे तो वो भी छूट है। वी आर रेडी फॉर दैट। वो शुभम की मर्जी है, जैसा भी वो करना चाहे। लेकिन आपके लिए दिन रात शुभम भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। कोई भी चाहे कोचिंग, मैं शुभम के साथ मॉक इंटरव्यू देने के लिए गया। हर मॉक इंटरव्यू में तो नो इंटरव्यू दिए। मॉक इंटरव्यू होते हैं जैसा वहाँ इंटरव्यू होता है वैसा ही। तो मेरी वहाँ पे जो बात हुई, टैगोर एकेडमी है, मैंने सर उनसे पूछा, मो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बने उस रुतबे के साथ हम फिर मिलेंगे यहाँ पे और मिलते रहेंगे। दिल की गहराइयों से उन्हें जो है सभी स्टाफ मेंबर्स का, सभी स्टूडेंट्स का और सभी मीडिया कर्मी भी जो है यहाँ पे आए हुए हैं, सभी का सहसम्मान हार्दिक जो है धन्यवाद दिल की गहराइयों से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बातें रूटीन में भी बताते रहते हैं, आज विशेष प्रकार की बातें आपसे शेयर की हैं। सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना है। समापन हो जाएगा। 1-2 मिनट ज़्यादा नहीं। इतनी जल्दी उसके साथ साथ हमारे सभी अध्यापकों का और विद्यालय परिवार का एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा। और विशेष रूप से मैं बेनीवाल परिवार का यहाँ पर पहुँचने पर आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ शुभम बेटे को मैं बहुत बहुत शुभ आशीष देते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई को और अपनी समाज सेवा को जारी रखते हुए और आगे ऊंचे मुकाम तक जो है पहुँचेंगे। इसके साथ ही मैंने जो बच्चों का सबसे बड़ा जो एक आज मैंने महसूस किया कि हर बच्चे के अंदर ये एक जिज्ञासा है, क्योंकि मैंने जो छोटे छोटे बच्चों को जिनको ये नहीं पता है कि भाई एनसीईआरटी है क्या, उन बच्चों की जिज्ञासावश उन्होंने जब इसके बारे में जानने का प्रयास किया तो मुझे आज ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया हूं मैं कि भाई शीघ्र ही हमें इस विद्यालय से भी कोई ऐसा होनहार बच्चा यहाँ पर सामने मिलेगा जिसका, जैसा सर भी अभी कह रहे थे, रणवीर सर भी कह रहे थे, उसके साथ साथ सोमेर सर भी ये कह रहे थे, हम सब उम्मीद करते हैं कि शायद आप
जो हम सब अध्यापकों की एक इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे और इस विद्यालय, इस क्षेत्र का नाम रोशन एक HCS या IAS या किसी न किसी बहुत ऊंचे अधिकारी के रूप में आप जो है यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे शुभम जी, आपका HPSC में 43वां रैंक आया है। पहले तो आपको बधाई हमारे चैनल की तरफ से। और आज परिवार के साथ आपको बुलाकर सुरती गांव में आपका स्वागत किया गया है। युवाओं को भी के लिए भी आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आज इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को विशेष तौर से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी की जाए, कैसे? जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता, अपने दादा दादी और मेरे घर परिवार, मेरे ताऊ जी जैसे और मेरे गुरुजन, उन सभी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक तैयारी का माहौल दिया और एक तैयारी का अवसर दिया, जिसके फलस्वरूप आज इस मुकाम पर मैं पहुँच पाया। उसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे समाज की सेवा का एक अद्भुत अवसर प्रदान हुआ है और मैं जो युवा और जो विद्यार्थीगण हैं उनको यह संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और कभी भी ये न सोचें कि एक असफलता, छोटी सी असफलता या कोई भी उन्हें बीच में दिक्कत या परेशानी, जो ऑब्स्टेकल्स जो किसी भी पथ पे आते हैं, उनको ध्यान में न रखते हुए उन्हें अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए और अपने गुरुजनों के दिशा निर्देश अनुसार और अपने माता पिता के दिशा निर्देश अनुसार उन्हें कार्य करते रहना चाहिए और उन्हें साथ के साथ एक फिज़िकल वर्कआउट को भी जारी रखना चाहिए ताकि उनका सेहत पे भी एक पॉजिटिव प्रभाव रहे और अच्छे से वो तैयारी कर पाए। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं सर डेली 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करता था, जिसमें मैं रूटीन से ब्रेक भी लेता था, 15 से 20 मिनट का ब्रेक, ताकि बीच में एक रिफ़्रेशमेंट के तौर पे जैसे थोड़े मात्रा में खाना खाना, ताकि बच्चे जैसे कई बार ये करते हैं कि एक साथ ज़्यादा खाना खा लेते हैं, फिर उनको नींद आती है और उनका जो पढ़ाई का रूटीन है वो डिस्टर्ब होता है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि 6-7 घंटे की एक पढ़ाई विद ब्रेक्स और उसके साथ साथ लिमिटेड खाना, ये एक डेली रूटीन का हिस्सा हो ताकि एक मजबूत तैयारी की जा सके। बच्चे जो हैं आजकल रात को लेट नाइट तक पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते रहते हैं और रात को 2-2:30 बजे के बाद सोना, और नींद जो है वो बिल्कुल कम लेते हैं और पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देते हैं। इसका प्रभाव कितना पड़ता है शरीर पर और उस पर, पढ़ाई पर? सर, इसका प्रभाव एकदम से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन वो धीरे धीरे एक बीमारी के तौर पे शरीर में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उन्हें। जैसे नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर का होता है स्पेशली, उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपनी तैयारी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते उतना, और उसके बाद नींद की कमी होने के कारण उन्हें और भी बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे बाल झड़ना और आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। जैसे मुझे भी खैर चश्मा लगा हुआ है, लेकिन ये मेरे स्कूल के टाइम से लगा है, लेकिन बच्चों को जो है ज़्यादा लगातार पढ़ने से स्ट्रेस भी बढ़ता है, मानसिक स्ट्रेस पढ़ने से उनकी तैयारी काफ़ी प्रभावित होती है। तो रात की एक 6 से 7 घंटे की नींद बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप रात को पढ़ते हैं तो भी आपको कम से कम इंश्योर करना चाहिए कि आप 7 घंटे की एक प्रॉपर नींद अवश्य लें। हंसते खेलते पढ़ता रहना चाहिए या एकांत में ज़्यादा पढ़ाई अच्छी होती है? ये सर डिपेंड करता है कि जैसे कुछ बच्चे तैयारी करते हैं वो एकांत में तैयारी करके फोकस्ड तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चे ग्रुप से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, जैसे वो अपने आपस में टॉपिक्स को डिवाइड करके और एक ग्रुप के साथ तैयारी करते हैं। तो ये हमारे दोस्तों पे भी, हमारे गुरुजनों के जो निर्देश हैं उन पे भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ एकांत में तैयारी करने से कई बार मनुष्य सोशली एक अकेलापन महसूस करता है, जिसकी भरपाई वह फिज़िकल वर्कआउट से या बाहर अपना एक रूटीन से, जिसके थ्रू वो अपने जैसे कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करके, बैडमिंटन, क्रिकेट या कोई इंटरेस्टिंग उसका टेबल टेनिस, उस स्पोर्ट्स से वो अपने आप को सोशली जो उसको कमी महसूस हो रही है वो उसको पूर्ति कर सकता है।
तो एकांत में अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, और कलेक्टिव स्टडी में हमें एक कलेक्टिव टारगेट के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। घर पे पढ़ाई अच्छी होती है या कोचिंग में? क्योंकि कोचिंग का आजकल बूम है, हर बच्चा कोचिंग की तरफ दौड़ रहा है। क्या आपने भी कोचिंग ली है सर? हाँ जी या सर, माता मैंने पिता से आपको कुछ वो मिला, सहयोग मिला, क्योंकि आपके पिता शिक्षक हैं? माता पिता के सहयोग के साथ साथ मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी सर, और कोचिंग का हमारी एक तैयारी को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। हालांकि कोचिंग पर अत्यंत निर्भर होना भी एक ज़रूरी नहीं है कि हम कोचिंग पे ही अत्यंत निर्भर हों। कोचिंग सिर्फ हमें एक दिशा देती है, जिस दिशा के साथ हम पिछले सालों के पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर पेपर है हमारे यूपीएससी और एचपीएससी के, उनको देख के और उनके साथ साथ सिलेबस को ध्यान से पढ़ के हम अपनी बेसिक बुक से और थोड़ा इंटरनेट के सहयोग से हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, और निसंदेह कोचिंग में जो बच्चे जाते हैं उनसे भी हम कंपटीशन में काफ़ी आगे जा सकते हैं। कोचिंग आज बहुत महंगी हो गई है, और सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो गरीब जो बच्चे हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, क्या इस तरफ बढ़ सकते हैं? क्योंकि कोचिंग महंगी है, प्राइवेट स्कूल महंगे हैं, तो सरकारी स्कूल से भी कुछ ऐसी उम्मीद रखते हैं। हालांकि कोचिंग महंगी हो गई है, बट सरकारी स्कूल में आजकल जैसे एक भारत नेट की सुविधा जो उपलब्ध हुई है, उससे सरकारी लैब की सरकारी स्कूल की जो कंप्यूटर लैब्स हैं उन पर भी इंटरनेट अवेलेबल है, और इंटरनेट पर बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे पॉजिटिव चैनल्स हैं जो तैयारी करवाते हैं सिविल सर्विसेज की। जैसे इकोनॉमिक्स का एक श्री मृणाल पटेल का एक चैनल है जो कि इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छी मजबूत तैयारी करवाता है, और ऐसे ही एक ज्योग्राफी के अमित सेन गुप्ता हैं। तो ये सभी चैनल्स यूट्यूब पे निःशुल्क उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ब्रिटानिका और विकिपीडिया के संसाधन इंटरनेट पर बिना शुल्क के उपलब्ध हैं, और हम इनको एक्सेस करके कोचिंग वाले बच्चों से भी ज़्यादा अभ्यास करके और तैयारी करके हम उनसे भी आगे निकल सकते हैं। तो आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी हमने जैसे देखा है कि इंडिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि आर्थिक तंगी होने के बावजूद इंटरनेट का सहारा लेके और एक्स्ट्रा बुक्स का सहारा लेके या लाइब्रेरी की बुक्स का सहारा लेके इशू करवा के उनको वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो कोचिंग ही केवल एक विकल्प नहीं है, हमारे पास एक इंटरनेट का भी एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत है। कोरोना काल के बाद मोबाइल का दौर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर बच्चा इंटरनेट पे तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत चीज़ें भी युवा जो भ्रमित हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, टेक्नोलॉजी, जैसा कि टेक्नोलॉजी के बारे में कहा गया है कि टेक्नोलॉजी कैन बी बून और बेन, ये एक वरदान भी और अभिशाप भी है। इसी प्रकार इंटरनेट पे हालांकि डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन जब हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं तो उस पर काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के हाइलाइट्स, हमारे विकिपीडिया, ब्रिटानिका और जो एनसाइक्लोपीडिया हैं, ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी है उसकी एक ई लाइब्रेरी है। इसके साथ ही भारत सरकार की भी ई लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट है, IIT कानपुर ने जो बनाया है। तो उन सभी साइट्स को हम एक्सेस करके किताबों से भी ज़्यादा जानकारी हमें वहाँ उपलब्ध होती हैं। तो इंटरनेट का हमें एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सहारा लेके गवर्नमेंट साइट्स को हम विज़िट करके हम उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। हमें काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें वहाँ उपलब्ध होती हैं। तो हमें इंटरनेट का, यूट्यूब का और सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव साइड को यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।